जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के इतिहास के बारे में। इतिहास को हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग जो इसमें चर्चा करेंगे इतिहास जो झारखंड का होगा उसका, साथ ही साथ जो इंडिया का जो इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेनली हम लोग का फोकस रहेगा झारखंड के हिस्ट्री पर। लेकिन झारखंड का हिस्ट्री को कैसे समझेंगे? जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री को हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और उसके साथ हम लोग झारखंड को इंक्लूड करेंगे, ताकि हम लोग का जो लिंकेज होगा वो इंडियन हिस्ट्री और झारखंड हिस्ट्री दोनों को मिलाकर रहेगा। और एक चीज़, आप लोगों के मन में शायद एक ख्याल आया होगा कभी कि हमने झारखंड जियोग्राफी पहले क्यों शुरू किए। क्योंकि किसी भी बुक में देखिए तो झारखंड हिस्ट्री से शुरू होती है, कोई भी झारखंड जीके का हो, या फिर कहीं से भी अगर आप लोग कोचिंग किए होंगे या कर रहे हैं तो वहाँ मेनली या जो अमूमन है वहाँ पे झारखंड हिस्ट्री से ही शुरू की जाती है। तो आखिर हम लोग या हमने क्यों झारखंड हिस्ट्री को छोड़कर झारखंड जियोग्राफी को तैयार किया? सबसे पहले उसका एक रीज़न था मेरा कि मान के चलिए अगर मैं झारखंड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक, झारखंड हिस्ट्री में अगर मैं बोलूँगा कि जो अंग्रेज़ों का आगमन हुआ है वो झारखंड में दालभूमगढ़ साइड या सिंहभूम साइड आया है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये सिंहभूम कहाँ है? तो वो सब समझने से या फिर उसको मतलब एक बार पहले से देखने के बाद क्या होता है कि हिस्ट्री हम लोग को समझ में आती है। हिस्ट्री के साथ हम लोग का जियोग्राफी भी समझ में आएगी। तो इसलिए जो झारखंड का जियोग्राफी है सबसे पहले कराने का उद्देश्य वही था एकमात्र, कि हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसको हम लोग जियोग्राफी के साथ लिंक करेंगे। वैसे भी किसी भी क्षेत्र का सबसे पहले जियोग्राफी ही होता है। जियोग्राफी होता है, ऐसा माना जाता है झारखंड के संदर्भ में जो सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है, जब पृथ्वी हिमयुग में था और हिमयुग से उत्थान हुआ, तो हिमयुग से जब ऊपर उठने लगा, जो पृथ्वी जल सतह से ऊपर आने लगा, तो वो जो पहला क्षेत्र जो सबसे पहले मतलब जल स्तर से ऊपर उठा है वो सिंहभूम माना जाता है। ऐसा मतलब अभी शोधकर्ताओं ने इसको मान रहे हैं। आगे जैसे होगा वो बताया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि झारखंड का हिस्ट्री में क्या है, और झारखंड की हिस्ट्री को हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उसका सिलेबस क्या है, हम लोग का क्या क्या पढ़ना है। तो अभी जो मेनली फोकस है कि झारखंड का हिस्ट्री अगर जानेंगे तो सबसे पहले पूछता है कि किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र का हिस्ट्री पढ़ने के लिए उसके लिए स्रोत क्या है वो जानना जरूरी है। तो झारखंड के इतिहास का स्रोत क्या है वो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। अच्छा, स्रोत जो आएगा, स्रोत आने से पहले एक बार स्रोत को पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ऐतिहासिक स्रोत क्या है, वो किसी भी क्षेत्र के ऐतिहासिक स्रोत है। तो हम लोग झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो झारखंड का ऐतिहासिक स्रोत क्या है वो देखेंगे हम लोग। झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत हम लोग देखेंगे। झारखंड का ऐतिहासिक स्रोत, तो झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत, यहाँ अगर मैं झारखंड को छोड़कर कहीं और भी राज्य लूँ, कुछ भी राज्य स्टेट लीजिए या इंडिया भारत लीजिए, तो सबका एक अपना ऐतिहासिक स्रोत होता है। तो झारखंड का जो ऐतिहासिक स्रोत है या भारत का या जो भी हो, उसके लिए हम लोग का तीन चीज़ें ज़्यादातर मेनली होता है साहित्यिक स्रोत, मतलब ऐतिहासिक स्रोत जानने के लिए। तो इसके लिए तीन जो क्षेत्र है वहाँ से हम लोग पता चलता है कि झारखंड का स्थापना के झारखंड का इतिहास क्या है, वो सब के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग का पहले पुरातात्विक साक्ष्य में मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य। आगे हम लोग चर्चा करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। ये तो लगभग हर जगह है। और एक अगर कोई इतिहासकार या कोई मतलब विदेशी यात्री आता है तो उससे भी पता चलता है हम लोग को। तो विदेशी
यात्रियों का वृत्तांत। तो मेनली किसी भी क्षेत्र का जो इतिहास को अगर जानेंगे समझेंगे तो हम लोग के पास तीन चीज़ें होती है। पहला क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आएगा उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि अशोक का शिलालेख है या अभिलेख, तो जो भी लेख लिखा हुआ है उस टाइम कोई ताम्रपत्र में लिखा रहता है या पत्थर में लिखा होगा जो उकेरा गया है, खोदा गया है, तो हम लोग क्या सोचेंगे पहले कि शिलालेख या अभिलेख। तो पहला क्या है, अभिलेख या शिलालेख। एक्चुअली क्या है, अभिलेख में मतलब किसी में लिखा गया हस्तलिपि है, हस्तलिपि जो हम लोग पढ़े हैं। तो मान के चलिए अगर ताम्रपत्र में लिखा तो ताम्रपत्र लेख होगा। फिर अगर वो पत्थर में लिखा, शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर, तो जो पत्थर में लिखा जाता है उसको हम लोग शिलालेख कहते हैं। ये समझ में आया। तो अभिलेख या शिलालेख से पता चलता है हम लोग को। दूसरा हम लोग को किससे पता चलेगा, कोई चित्रकला, उस टाइम अगर कोई चित्रकला बनी है तो चित्रकला से भी हम लोग का पता चलेगा। चित्रकला से अगर कोई पर्वत है, पर्वत या पत्थर में उसमें कोई उकेरा गया, कोई चित्र किया गया तो उससे भी पता चलता है। साथ ही साथ सिक्का, मतलब सिक्का भी एक साहित्यिक स्रोत है। तो सिक्के दिख रहे हैं ना, सिक्के से पता चलेगा। स्थापत्य कला से पता चलेगा। स्थापत्य कला मतलब जो स्थापत्य कला मतलब जिसमें घर बनाया है, माहौल बनाया गया है, कुछ उस टाइप से मंदिर मस्जिद बनाया गया, तो उससे भी पता चलता है। तो स्थापत्य कला तो ये पुरातात्विक, इसको आदि और कर सकते हैं, आदि जो भी होगा हम लोग देखेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या है, उपकरण से पता चलेगा। जैसे कि कुल्हाड़ी है, कुदाल है, तो इसका जो उपकरण है उपकरण से भी पता चलता है। ये हम लोग देखें पुरातात्विक साक्ष्य में। साहित्यिक स्रोत में जो उस टाइम लेखक ने लिखे हैं, जैसे कबीर ने झारखंड का उल्लेख किया है, मालिक मोहम्मद जैसी ने उल्लेख किए हैं, जहांगीर का जो अपना आत्मकथा है जहांगीरनामा, तुझू के जहांगीरी में है। फिर जो और भी जो मतलब आदि जो भी मतलब लेख है उसमें है। तो अब हम लोग इसको देख लें कि पुरातात्विक में क्या क्या है। साहित्यिक स्रोत में हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में जैसे रामायण में पता चलता है, रामायण, महाभारत, कबीर के ग्रंथ में पता चलता है। और आगे लिखना है यात्री वृत्तांत में। अगर झारखंड में यात्री वृत्तांत देखें तो उतना कुछ खास नाम नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो का नाम जैसे हम लोग को समझ में आता है। जैसे कि ह्वेनसांग जो यात्री हैं, जो विदेशी यात्री हैं, वो कहाँ आए थे, राजमहल में। और राजमहल में किससे उनकी मुलाकात हुई थी, हर्षवर्धन से। तो ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसमें जो झारखंड का उल्लेख है वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। ह्वेनसांग में हम लोग देखेंगे। और कोई याद आ रहा है क्या, जो विदेशी यात्री झारखंड में ही किए थे, विदेशी यात्री हो या ऐसे इंडियन भी, तो अभी हम लोग देखेंगे। तो विदेशी में ही है। और साहित्यिक स्रोत में अगर देसी में देखा जाए, मतलब हम लोग के देश के अंदर ही, तो चैतन्य महाप्रभु आए थे ना, चैतन्य महाप्रभु। नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ है। उनके भी जो ग्रंथ है उसमें भी झारखंड के बारे में चर्चाएं हैं। तो हम लोग अभी देख लिए कि झारखंड का जो ऐतिहासिक स्रोत है, हम लोग उसको पढ़ने या समझने के लिए हमारे पास तीन विकल्प है। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। ये तीन चीज़ें हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हम लोग मानते हैं वो कौन सा है, पुरातात्विक। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पुरातात्विक जो है ये पत्थरों से लिखा जाता है।
पत्थरों से लिखा जाता है और पत्थर को एक बार उकेरने के बाद क्या होता है कि उसमें दोबारा उस टाइप से नहीं उकेर सकते। तो इसमें क्या है, संशोधन करने का कम संभावनाएं रहते हैं अपने अनुसार। लेकिन जो अभिलेख वगैरह होता है, जो पत्र लिखते हैं या कोई साहित्य है, मान के चलिए कोई भी साहित्य है, कोई भी साहित्य जो अपने राज्य के राज दरबारी लोग लिखते हैं, वो कभी भी अपने राज्य के बारे में बुराई नहीं लिखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत हम लोग को निष्पक्ष रहने में थोड़ा संदेह रहता है। लेकिन इसमें जो है पुरातात्विकीय जो है वो बताते हैं, और जबकि इसमें मतलब दोबारा मिटा सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हम लोग देख लिए कि ये सब है। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड के संदर्भ में कौन कौन सा अभिलेख है, शिलालेख है, चित्रकला है, सिक्का है और स्थापत्य कला है। तो अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, वीडियो अगर थोड़ा लंबा होगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करना है। और वैसे भी एग्ज़ाम कब होने वाला है, जनवरी के लास्ट में ना, तो दिसंबर तक झारखंड जीएस कंप्लीट करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है किसी को। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य झारखंड में, मतलब जिसमें झारखंड का उल्लेख है या जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत हम लोग को पता चलता है जो पुरातात्विक साक्ष्य से, तो हम लोग वो वाला अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या हम लोग को मिला है, कहाँ कहाँ पे झारखंड का उल्लेख है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, जो मतलब जो पढ़ाने का जो तरीका है मेरे अनुसार, तो जो पहले हम लोग भूगोल किए हैं तो इसमें भौगोलिक अवस्थिति पूरा देख लिए। अब हम लोग कोई टेंशन नहीं होगा कि कौन सा शिलालेख कहाँ पे है। दूसरा हम लोग इतिहास देखेंगे। अब किसी भी स्थान का सबसे पहले भूगोल होता है, भूगोल होगा तो फिर उसका इतिहास भी बनेगा। इतिहास जब होता है तो वहाँ पे क्या होगा, एक पॉलिटिकल होगा, तो पॉलिटी हम लोग देखेंगे फिर। और जब पॉलिटी होगा, जब राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा, तो वहाँ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था आएगी। एक्चुअली मेनली 4 ही सब्जेक्ट होता है, किसी भी आप सिलेबस लीजिए। और बाकी इसमें जैसे भूगोल से निकलेगा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे निकलेगा इन्वायरमेंट इशू, इतिहास से मिलेगा कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी से राज्य व्यवस्था आएगा, गुड गवर्नेंस आएगा, इकोनॉमी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। तो मेनली 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं, इसके तहत जो जो भी आता है। अब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इसके बाद पॉलिटी जाएंगे, फिर इकोनॉमी में आएंगे। तो आगे चलते हैं। फिर हम लोग जहाँ पे था इसको एक बार समझाना था। तो हम लोग का अभी जो झारखंड का जो इतिहास है उसमें साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग का क्या क्या है झारखंड में। तो सबसे पहले हम लोग को जो देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, ये सब देखने से पहले जैसे कि जो इतिहास है, इतिहास को आज का थोड़ा जो क्लास होगा थोड़ा समझने में टाइम लगेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग एक बार बेसिक चीज़ अगर सब समझ जाएंगे तो फिर आगे हम लोग रफ्तार पकड़ सकते हैं। तो आज का जो क्लास है इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ को हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इतिहास को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल की चर्चा आएगी। तो आखिर ये क्या है, या प्रागैतिहासिक काल आएगा, तो उसको एक बार हम लोग समझते हैं। तो इतिहास को हम लोग सबसे देखते हैं कि इतिहास को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल होगा। एक अर्ध ऐतिहासिक काल होता है, एक अर्ध ऐतिहासिक काल होगा एक, और एक जो तीसरा जो होगा वो ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को हम लोग जो समझते हैं या इतिहास को हम लोग जो पढ़ते हैं, इतिहास 3 तरीके से है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दिख रहा है ना, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है अद्य ऐतिहासिक काल, अद्यय। अद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें पुरापाषाण काल सब आता है। तो पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो उतना हम लोग को नहीं समझना है, हम लोग को जितनी जरूरत है उतना हम लोग पहले समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो हुआ ना, इसमें लिखा नहीं गया है, इसमें लिखने पढ़ने ये लोग नहीं जानते थे, लिखने नहीं जानते थे, ठीक। जाहिर सी बात है, जब लिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। तो इसमें क्या है, लिखने का या लिखने का जो साक्ष्य है प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिलता है। इसका अगर एग्जाम्पल देंगे हम लोग तो ताम्रपाषाण काल आएगा। कौन सा आएगा, ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण काल इसमें आएगा, जो प्रागैतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखा तो गया है, मतलब इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है, रीडिंग नहीं किया गया है। लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को लिपि मिली है, चित्रात्मक लिपि हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, लेकिन क्या हम लोग पढ़ पाए अब तक, तो हम लोग उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो क्या होगा, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो किस में आएगा, और ऐतिहासिक काल में। एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अच्छा रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता ही ठीक है, क्योंकि अभी इसी के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, राइट एंड रीड बोथ। तो ये समझ में आ गया इतिहास। अब हम लोग का ये काम आएगा कभी कभी कि प्रागैतिहासिक काल। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल है, ये फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और तीसरा जो है वो क्या है, नवपाषाण काल। तो ये पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल किसका भाग है, ये प्रागैतिहासिक काल का भाग है। ये तीनों किसका भाग है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल किसका भाग है, प्रागैतिहासिक काल का भाग है। अब हम लोग को ये देखना है कि इसके थोड़ा बहुत अगर विशेषताओं को जान लेंगे तो हम लोग का और संक्षेप में मतलब पढ़ने में आसानी होगी। तो एक बार देख लेते हैं उसको भी। तो ये जो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इसमें जो औजार या उपकरण बनाया जाता था, किसमें, पुरापाषाण काल में औजार या उपकरण जो बनाया जाता था किसमें, पुरापाषाण काल में, तो बड़े बड़े पत्थरों से बनाया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों से। वही पत्थर जो हम लोग जिसमें मतलब पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थरों से क्या होता था, पुरापाषाण काल में औजार बनाया जाता था। कुल्हाड़ी बनाएंगे तो किसमें, पत्थरों से बनाया जाएगा, कुदाल पत्थरों से। तो बड़े बड़े, अब क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर उसका छोटे छोटे पत्थरों में आएगा मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में जो उपकरण बनाया जाता है, औजार जो बनाई जाती है, वो किसका होता है, छोटे छोटे पत्थरों, मतलब इसके तुलना में छोटे छोटे पत्थरों में। अब जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में औजारें
चूँकि जैसे कि ये बड़े बड़े पत्थर है, तो पहले क्या होता, बड़ा सा कंप्यूटर आता था जहाँ पे एक पूरा घर को घेर लेता था। उसके बाद क्या हुआ, छोटा छोटा कंप्यूटर आने लगा। अब मिनी कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, टैबलेट आ गया। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट होकर अपग्रेडेशन होकर हुआ ना। तो उसी तरह से जब पहली बार किया तो बहुत बड़े पत्थरों से बनाया जाता था, फिर छोटे पत्थरों से। मतलब जैसे कि 5G अभी आने वाला है, मतलब अभी जो लॉन्च कर दी भारत सरकार ने, तो 5G, उसके पहले क्या था 4G, 4G के बाद 3G, फिर 2G। भारत में 1G नहीं आया था। इसका मतलब ये नहीं कि भारत एडवांस में डायरेक्ट 2G में आ गया। भारत एक्चुअली पीछे चल रहा था, तो 1G अगर लाते तो और ज़्यादा पीछे चला जाता। तो इसलिए डायरेक्ट भारत ने 2G से शुरू किया है। इंडिया 2G से शुरू किया है, अब 3G भी हुआ, 4G भी, और अभी 5G लॉन्च किया गया। तो उसी तरह से जो अपग्रेड हो रहा है, उसी तरह से पहले क्या था, बड़े बड़े पत्थर आया, फिर छोटे छोटे पत्थरों से औजार बनाने लगे। अब छोटे छोटे पत्थर हो गए तो आप क्या करेंगे, आप पत्थरों को पॉलिशदार करेंगे। तो क्या करना है, अभी पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग हो गया। अब मतलब पत्थरों पर अब पॉलिश करना है, छोटा औजार बना लिया, उसमें पॉलिश कर देना है। तो ये पॉलिश वाला कब, कौन से काल का है, ये नवपाषाण काल का है। तो ये हम लोग लगभग मोटा मोटी एक बार समझ लिए। अब आगे इसका जो उपयोग होगा पढ़ने में, तब हम लोग को ये समझ में आएगा और बेहतर तरीके से। तो आगे चलते हैं। बोर नहीं हो रहे ना, टेंशन नहीं लेना है। इतिहास की जो मानसिकता है ना, हमारे मन में, हमारे आपके में जो मानसिकता है कि इतिहास सिर्फ रट्टा मानना है, वैसा नहीं है। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है इसको, क्योंकि इतिहास है ही कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि उस टाइम जो नीति अपनाई गई थी, उस टाइम जो संस्था था वो कैसे काम करता था, वो कैसे बेहतर काम करता था, तो वो सब समझना है हम लोग का। आगे हम लोग जब बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे तो हम लोग को पॉलिसी मेकिंग कहाँ से आएगा, वहाँ की नॉलेज हम लोग को यहीं से लेना है, इतिहास से। तो इसलिए पहली बात तो इतिहास को बोरिंग नहीं समझना है। दूसरी बात है कि इतिहास को हम लोग को अपने लाइफ में लाना है, सिर्फ पढ़ने के लिए और सिर्फ एग्जाम में पास क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ना है। इतिहास को हम लोग अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में इसका यूज करना है। तभी तो हम लोग जो इतिहास में जो भूल चूक किए हैं उसको सीख पाएंगे, और जो अच्छा है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो वही सिर्फ इसलिए इतिहास की जो मानसिकता, जो हम लोग पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है कि राव रोटो, ऐसा नहीं है, इसको साइंटिफिक तरीके से करना है। तो हम लोग अभी देखेंगे पुरातात्विक सामग्री में। पुरातात्विक सामग्री में जैसे पुरापाषाण की बात किया गया, तो पुरापाषाण काल में जो झारखंड का जो स्थान, जो पुरापाषाण काल का जो साक्ष्य है, वो झारखंड के किस किस स्थान में प्राप्त हुआ है, उसको हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ, झारखंड, क्योंकि हम लोग झारखंड का पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है झारखंड का ही हम लोग अब चर्चा करेंगे। हम लोग ये अभी नहीं चलेंगे कि बेलम घाटी कहाँ पे है या फिर कन्नड़ घाटी कहाँ पे, वो सब अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हम लोग झारखंड की हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। झारखंड का जो क्षेत्र है, उस टाइम पुरापाषाण काल के टाइम में अगर यहाँ कुछ साक्ष्य मिला है तो वो साक्ष्य कहाँ मिला है, हम लोग को ये जानकारी रखना है। तो सिंहभूम क्षेत्र में मिला है हम लोग का, सिंहभूम, फिर झरिया, टेंशन नहीं लेना है, सिंहभूम, झरिया, और उसके बाद बोकारो और हजारीबाग। बोकारो और HZB मतलब हजारीबाग। तो पुरापाषाण काल का जो साक्ष्य मिला है, ये हम लोग को मेनली 4 जगह से मिला है, सॉरी, सिंहभूम, झरिया, बोकारो और हजारीबाग। तो हम लोग को इसमें देखना है कि जो पुरापाषाण काल में जो 4 जगह है, आखिर यहाँ क्या साक्ष्य मिला है, वो भी तो जानना जरूरी है। देखिए, ये जो सिंहभूम, झरिया, बोकारो, हजारीबाग, जियोग्राफी में मैंने इसलिए पहले पढ़ाया हूँ कि इसको आप मैप में डायग्राम इसको आप दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर ये अगर झारखंड का मैप है, तो सिंहभूम बोलेगा तो किधर जाएंगे हम लोग, ये वाला क्षेत्र में आ जाएंगे। झरिया बोलेगा तो हम लोग इधर आ जाएंगे, बोकारो इधर हो जाएगा,
हजारीबाग ये साइड वाला हो जाएगा। तो जियोग्राफी पहले पढ़ाने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो ये समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे है लोकेशन। अब हम लोग को इसमें देखेंगे कि सिंहभूम में क्या मिला है। सिंहभूम में क्या मिला है, बोकारो में, झरिया में और हजारीबाग में क्या मिला है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सिंहभूम में देखते हैं सबसे पहले कि सिंहभूम में जो मिला है यहाँ पे, जाहिर सी बात है जब पुरापाषाण काल का चल रहा था, पुरापाषाण काल में क्या था, खेती बाड़ी थोड़ा बहुत हो रहा था। वो भी खेती बाड़ी मतलब स्थायी रूप से नहीं हो रहा था। वहाँ पे चल रहा था ज़्यादातर शिकार करना, मतलब आखेट जो होता है ना, आखेटक जिंदगी चल रहा था उस टाइम। ये आखेटक जिंदगी क्या होता है, आखेटक जिंदगी मतलब होता है कि जानवर को शिकार करो फिर उसको खा लो और कुछ नहीं, मतलब खाओ पियो और मौज करो, ये वाला ज़िंदगी था उस टाइम। तो चूंकि उस टाइम अगर सिर्फ शिकार करने का होगा तो जाहिर सी बात है उपकरण हम लोग वहाँ लिखने कलम तो नहीं बनाएंगे ना। अगर ज़िंदगी वहाँ उस टाइम समाज अगर उस टाइम सिर्फ शिकार करने में महत्व दिया जा रहा है और सिर्फ शिकार हो रहा था, तो क्या उस टाइम कहीं पेन का आविष्कार होगा या सुई का आविष्कार होगा, नहीं होगा। तो ज़्यादातर जो पुरापाषाण काल के आसपास जो हम लोग साहित्यिक साक्ष्य मिलेगा वो क्या मिलेगा, कुल्हाड़ी मिलेगा, कहीं भाला मिलेगा, कहीं तलवार मिलेगा, तो यही सब मिलेगा जो शिकार में काम आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको भी कहाँ पे क्या मिला है, कहाँ पे कुल्हाड़ मिला या कहाँ भाला मिला या फिर कहाँ कुदाल मिलते, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सिंहभूम क्षेत्र में जो मिला था यहाँ पे सिंपल उपकरण और औजार लिख दिया है, उपकरण और औजार। तो उपकरण और औजार मिला है मतलब क्या, कुल्हाड़ी वगैरह मिलेगा, समझ में आ गया। झरिया में जो मिल रहा है, झरिया में मिला है हम लोग का पत्थर की कुल्हाड़ी। जाहिर सी बात है पुरापाषाण काल में तो पत्थर का ही बनेगा, लोहे का तो बनेगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, पत्थर की कुल्हाड़ी। बोकारो में क्या मिल रहा है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। बोकारो में भी हस्त कुठार मिला है। देखिए सब में वही मिल रहेगा जहाँ पे मतलब शिकार करने के लिए जो जो प्रयोग किया जाता है। फिर हजारीबाग में क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी हस्त कुठार और यहाँ पे और एक चीज़ मिला है खुरचनी, मतलब जो खोदते हैं, जमीन को खोदने के लिए होता है ना, उसको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जो भी हो इस टाइप से, जिसको यहाँ ठोंकते हैं और ये नीचे जाके इसको हल्का पतला होता है, यहाँ ठोंकते हैं तो ये नीचे चला जाता है, तो इसको हम लोग खुरचनी कहते हैं। तो ये कहाँ पे मिला है, खुरचनी। तो ये समझ में आ गया, ये सब पुरापाषाण काल का है। पुरापाषाण काल सिंहभूम में क्या मिला, उपकरण मिला है, झरिया में पत्थर और कुल्हाड़ी, बोकारो में हस्त कुठार, हजारीबाग में हस्त कुठार और खुरचनी मिला है। ये थोड़ा अलग है तो इसको हम लोग को थोड़ा गौर से देखना है। तो यहाँ तक हम लोग पुरापाषाण काल में आ गए। अब देखते हैं कि नवपाषाण काल में भी कुछ मिला है, और नवपाषाण काल में मिलेगा इसका मतलब क्या है, मध्यपाषाण काल में छोटे पत्थर, नवपाषाण काल में छोटे पत्थर होगा लेकिन यहाँ पॉलिशडर होगा, देखना है उसको हम लोग। तो चलते हैं, ये हम लोग पुरापाषाण काल का हम लोग देख लिए 4 जगह के बारे में। पुरापाषाण काल में जो पलामू क्षेत्र है ना, पलामू क्षेत्र भी पुरापाषाण काल का एक मतलब तीनों पुरापाषाण काल का तीनों वहाँ पे था। पुरापाषाण मतलब प्रागैतिहासिक काल का तीनों कालखंड था वहाँ पे पलामू में, वो हम लोग बाद में और एक बार चर्चा करेंगे। अब देखते हैं नवपाषाण काल में हम लोग का 2 मिला है, एक चक्रधरपुर और एक बारूदी में। नवपाषाण काल समझ में आ गया, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर से बनाया जाएगा, ऊपर से उसको पॉलिशदार किया जाएगा। कहाँ पे आया है, एक सिक्केपी मतलब चक्रधरपुर। चाकूनुमा धारदार पत्थर है यहाँ पे, चाकू मतलब सब वही सब होगा, चाकूनुमा साक्ष्य मिला है, चाकूनुमा पत्थर ही मिलेगा यहाँ, लोहा नहीं मिलेगा नवपाषाण काल में, क्योंकि लोहा आया है हम लोग का उत्तर वैदिक काल में। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग बारूदी में भी साक्ष्य मिला है। बारूदी में जो मिला है कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी सब ये सब मिला है। कुल्हाड़ी,
कुदाल छेनी, और ये सब नवपाषाण काल का है, मतलब इसमें सब पॉलिशदार होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। गुमला में एक जगह है जहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, बसिया। बसिया एक जगह है, कहाँ पे है ये? गुमला में है। बसिया एक जगह है गुमला में है जहाँ पे यहाँ क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी, ये कहाँ पे? बसिया के गुमला में मिला है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोग को पढ़ना है कि अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख कौन सा अभिलेख कहाँ है और उसमें क्या क्या मिला है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी जो उपकरण या औजार था वो हम लोग पार्ट देख लिए। अब हम लोग अभिलेख या शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। अभिलेख या शिलालेख। अभिलेख और शिलालेख की जब भी बात आती है तो भारत में जो अशोक का अभिलेख सबसे पहले हम लोग का दिमाग में आ जाता है। अशोक का अभिलेख सबसे पहले आता है, उसके बाद बाकी और भी, जैसे जूनागढ़ अभिलेख हुआ, हातिम गुफा अभिलेख हुआ, खारवेल अभिलेख है। तो इसी तरह से अभिलेख झारखंड में भी कुछ प्राप्त हुई है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो हम लोग का ऐतिहासिक स्रोत का एक माध्यम है। तो सबसे पहले हम लोग अभिलेख में हम लोग सबसे पहले अशोक के अभिलेख के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अशोक के कौन से अभिलेख में झारखंड का मतलब साक्ष्य मिलता है? वो था 13वां अभिलेख, अशोक के 13वां अभिलेख। अशोक के 13वां अभिलेख में झारखंड के जो स्थान है उसके बारे में चर्चा मिलती है, और उसका नाम क्या है? आटविक रखा गया। झारखंड प्रदेश को क्या कहा गया? आटविक। आटविक प्रदेश। आटविक प्रदेश। ये आटविक प्रदेश किसको कहा गया? झारखंड को। कौन से अभिलेख में? अशोक के 13वें शिलालेख में। सॉरी, शिलालेख होगा, अभिलेख नहीं होगा। शिलालेख मतलब पत्थर में इसमें लिखा हुआ है, तो ये शिलालेख होगा। तो अशोक के जो 13वें शिलालेख है उसमें आटविक प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है, और आटविक प्रदेश का पहचान हम लोग का झारखंड प्रदेश से किया गया है। झारखंड प्रदेश से। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो क्या होगा? आटविक प्रदेश। यहाँ तक बात कंप्लीट। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं दूसरा नंबर अशोक का अभिलेख। फिर हम लोग समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति नाम सुने हैं जीके में। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, हाँ वही है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभी प्रयागराज जो हुआ वही है, और ये किसका है? ये समुद्रगुप्त का। इसमें झारखंड को क्या कहा गया उसको भी एक बात देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जो नामकरण देखेंगे वहाँ एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे इसको और एक। लेकिन समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है उसमें जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति में, उसमें झारखंड को क्या कहा गया उसको भी एक बार देख लेते हैं। मुरंड कहा जाता है। क्या? मुरंड। मुरुंड। थोड़ा नाम में देखिए कन्फ्यूजन होता है, मेरे को भी याद रखता हूँ फिर भी मैं भूल जाता हूँ बार बार, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद समझ में आता है कि हाँ ये इसका है। तो मुरुंड जो लिखा गया है, अच्छा ये किसके बारे में? इधर वाला जो देखिए झारखंड का नामकरण भी है। झारखंड का नामकरण आटविक प्रदेश, अशोक के 13वां अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया? मुरुंड कहा गया। अब इसमें समुद्रगुप्त जब देख लिया तो ये कौन सा वंश से, जैसे ही हम लोग कोई भी जीएस में पढ़ रहे हैं, कोई भी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का दिमाग तुरंत मतलब आना चाहिए कि समुद्रगुप्त है मतलब गुप्त वंश का है, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का है। प्रयाग प्रशस्ति में इसका मुरुंड कहा गया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के अभियान किया था। समुद्रगुप्त एकमात्र ऐसा शासक है जो कभी अपने मतलब कभी पराजय नहीं हुआ, मतलब कभी हार नहीं हुआ इसका, ये हमेशा जीतता है। तो इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये सब दिमाग में चलते रहना चाहिए। तो क्या होगा, एक रिवीजन जल्दी होगा। तो ये हम लोग देख लिए।
रिवीजन करने में कितना 1 सेकेंड लगा बताने के लिए समुद्रगुप्त गुप्त वंश का है और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो माइंड में आएगा। लेकिन हम लोग लिखे क्या, मुरुंड। ये हमारे लिए झारखंड जीके के लिए, झारखंड स्पेशल जीके के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जरूरी भी है समझना, क्योंकि कुछ भी हम लोग को रट्टा नहीं मानना है। अब समुद्रगुप्त का देख लिए। तीसरा में हम लोग देखते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ये पाल वंश से संबंधित है, और पाल वंश कहाँ पे है, बंगाल में, और बंगाल कहाँ है, झारखंड के पूर्व में है। तो कौन सा है, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल है, ये पाल वंश से संबंधित है, और इसका जो अभिलेख मिला वो हम लोग को इटखोरी में मिला है। कहाँ मिला है, इटखोरी में मिला है। और इटखोरी कहाँ पे है, हजारीबाग में। इटखोरी, इटखोरी में इसका अभिलेख मिला है, और इसमें मतलब झारखंड के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसमें ये कहा गया कि जो महेंद्रपाल जो बंगाल का शासक है उसका प्रभाव झारखंड तक भी रहा है। ये बंगाल का शासक था ना, बंगाल के पाल वंश के शासक था, लेकिन इसका प्रभाव झारखंड में भी रहा है। हम लोग को ये जानना है। महेंद्रपाल के इटखोरी में जो अभिलेख है उससे ये पता चलता है। चौथा हम लोग करते हैं ताम्रपत्र अभिलेख, जो 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख में पहली बार झारखंड का जो क्षेत्र है उसको झारखंड का, पहले झारखंड को विभिन्न प्रदेश से कहा गया, जैसे आठवीं प्रदेश हुआ, मुरुंड हुआ, फिर हम लोग आगे देखेंगे पुंडरिक देश, फिर और भी कुछ नाम है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन झारखंड का पहली बार झारखंड कब आया, ये शब्द ये आया है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ताम्रपत्र मतलब तांबा का पत्र में। तो 13वीं सदी के ताम्र पत्र में झारखंड को क्या कहा गया, झारखंड को झारखंड, ओनली झारखंड प्रदेश को सिर्फ झारखंड कहा गया है। अंडरलाइन पहली बार, फर्स्ट टाइम। जिंदगी में कुछ भी पहली बार हो उसको अंडरलाइन करना है। आप समझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो पहली बार जो भी है उसको अंडरलाइन करना है। पहली बार, अंतिम बार, सर्वाधिक, सबसे कम, ये सब क्या है, अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है। इसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मतलब माइंड में हमेशा ये याद रखना है। तो झारखंड शब्द का पहली बार उच्चारण मतलब जो उसको झारखंड शब्द लिखा गया झारखंड प्रदेश का, वो हम लोग का 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। लेकिन झारखंड प्रदेश का पहली बार जो वर्णन मिलता है वो हम लोग को ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। वो हम लोग नामकरण में देखेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार झारखंड प्रदेश का उल्लेख मिलता है। लेकिन झारखंड प्रदेश का झारखंड नाम हम लोग का 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें और 1-2 पॉइंट कि इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। वैसे बुक में तो बहुत सारा रहता है, तो इम्पोर्टेंट है कि जो हापामुनि गांव के मंदिर है वहाँ पे भी इसका वर्णन मिलता है। कहाँ पे, एक हापामुनि गांव, हापामुनि गांव में इनका एक साक्ष्य मिला है। और हापामुनि गांव कहाँ पे है, गुमला में है। इतना ही जानना है हम लोग का। हापामुनि गांव कहाँ पे है, गुमला में। यहाँ से भी झारखंड का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद बेड़िया मंदिर एक अभिलेख है हम लोग का रांची में। बोड़िया मंदिर अभिलेख है, ये कहाँ पे है, रांची में है। तो यहाँ पे भी इसका उल्लेख मिला है। और ये लगभग इनका जो निर्माण किया गया था 1727 में। हालांकि आगे इसको और पढ़ेंगे तो उस टाइम और देखेंगे। 1727 है, ठीक। तो अभिलेख के बारे में हम लोग इतना चर्चा किए, जो मेन है उसको आप लोग देख लिए। अभी हम लोग ये जो देखे, ये अभिलेख में देखे, अब थोड़ा हम लोग चित्रकला में देखेंगे। चित्रकला में कहाँ क्या क्या कहा गया है। तो चित्रकला में झारखंड का साक्ष्य कहाँ मिलता है, अभी हम लोग देखते हैं। चित्रकला का अगर ध्यान देंगे तो अगर जो चित्रकला उस टाइम होगा पूरा पाषाण काल या हजारीबाग साइड जो क्षेत्र होगा, जैसे कि मान के चले ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा, इस टाइप से मतलब चित्रकला उस टाइम होता था दीवारों में। वहाँ पे इस टाइप से बाल वाल नहीं होता था, उतना नहीं दिखा पाते थे, बस ऐसे 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 जो भी है इस टाइप से, मतलब लाइन चित्रकला जो चलता है वो चलता है उस टाइम।
तो चित्रकला में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे चित्रकला में हजारीबाग का इसको एक गांव है। चित्रकला मेनली चित्रकला में 2 ही जगह है, एक है इसको गांव, इसको गांव ये कहाँ पे है, ये ZB हजारीबाग में है। और एक हम लोग का है भवनाथपुर, कौन सा, भवनाथपुर, ये हम लोग का गढ़वा में है। तो चित्रकला का अगर जब भी आएगा तो हम लोग का 2 दिमाग में आना चाहिए, एक हजारीबाग और एक गढ़वा। हजारीबाग में इसको गांव है और गढ़वा में भवनाथपुर है। इसको गांव में क्या क्या मिला है साक्ष्य, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी इसको गांव में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल का है। प्रागैतिहासिक काल मतलब समझ रहे हैं क्या क्या होना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल का है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझ रहे हैं, जब ना तो लिखा गया है ना ही पढ़ा गया है। तो इसमें आदि मानव का चित्र रहेगा। किसका, आदि मानव। आदि मानव मतलब हम लोग का जो आदि है वो लोग के बारे में चित्र है। साथ में इसमें भूल भुलैया जैसे क्षेत्र होगा। भूल भुलैया देखे हैं ना आप लोग सर्कस वगैरह में, भूल भुलैया ये सब किस में है, इसको गांव में। और इसको गांव कहाँ पे है, हजारीबाग में। दूसरा जो भवनाथपुर जो गढ़वा में है, इसमें आखेट का चित्र मिलते हैं। आखेट का चित्र मतलब अभी हम लोग समझ, आखेट, एक मिनट, आखेट, अरे यार, आखेट का चित्र मिलता है। आखेट का चित्र मतलब आखेट हम लोग क्या बोले थे, जहाँ पे मतलब शिकार की जाती है। तो सब आखेट का चित्र हम लोग कहाँ मिलता है, शिकार का चित्र हम लोग को भवनाथपुर में मिलेगा। और इसकी जो है ना, इसको सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना की जाती है। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड के कौन से क्षेत्र का जो चित्रकला है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना की जाती है, तो कहाँ की, भवनाथपुर। भवनाथपुर, ये भवनाथपुर कहाँ पे है, गढ़वा में। झारखंड की कौन से क्षेत्र का चित्रकला जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना की जाती है, वो आखेट चित्रकला है। और ये कहाँ पर है, भवनाथपुर में। तो चित्रकला समझ में आ गया हम लोग को। अब कुछ स्थापत्य और मूर्ति कला में भी देखेंगे। इसमें जैसे कि स्थापत्य बोलेंगे तो जैसे पारसनाथ। स्थापत्य कला में हम लोग उस टाइम का जो मंदिर मस्जिद था या गिरजाघर है, जो भी हो, जो हम लोग का प्राचीन भारत में मिलेंगे प्राचीन टाइम में, तो हम लोग को अगर स्थापत्य कला में देखेंगे, स्थापत्य कला में अगर देखेंगे तो हम लोग को जो धार्मिक है मंदिर है वो सब मिलेगा। तो जैन धर्म के अगर देखें तो हम लोग को पारसनाथ में मिलेगा। पारसनाथ में जैन मंदिर मिलेगा ना, जैन मंदिर से हम लोग को साक्ष्य मिलता है। आगे हम लोग को बेगूसराय में है 7वीं 8वीं सदी के हिंदू लोगों का देवी देवताओं का है। कहाँ, बाबूसराय, ये मैं भी देख रहा हूँ, ये कहाँ पे है, सिंहभूम में। बाबूसराय इसमें हिंदू भगवानों का है 7वीं 8वीं सदी का, 7वीं 8वीं सदी का। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब स्थापत्य कला वाला। इसमें जो मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो है अभिलेख इम्पोर्टेंट है, और अभी सिक्के जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा। मतलब ऐतिहासिक स्रोत में जो मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो अभिलेख इम्पोर्टेंट है, उपकरण इम्पोर्टेंट है। और जो सिक्के हम लोग पढ़ेंगे, सिक्के जो हम लोग पढ़ेंगे ये इम्पोर्टेंट है। तो सिक्के में हम लोग 3 जगह हम लोग इसको ये करते हैं, तो तीनों जगह हम लोग का इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। सिक्का में जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग का, रांची एक होगा। रांची में कहाँ का सिक्का मिला है, रांची में हम लोग का मिला है कुषाण कालीन। कुषाण कालीन सिक्का अगर पूछेंगे झारखंड में कौन से स्थान से कुषाण कालीन सिक्का मिला है, तो कौन सा स्थान से मिला है, रांची से। दूसरा हम लोग सरायकेला खरसावां, तीसरा हम लोग सिंहभूम देखेंगे।
तो चाईबासा वाला देख लेते हैं। सरायकेला खरसावां में जो है चाईबासा, चाईबासा किसका हेडक्वार्टर है आप लोग बताइएगा, कौन से प्रमंडल का। तो चाईबासा में है, इसमें इंडो सिथियन राजाओं का सिक्का मिला है। इंडो सिथियन, इंडो सिथियन, सिथियन इंडियन इंडो सिथियन राजा का यहाँ साक्ष्य मिला है। चाईबासा में उसका सिक्का मिला है। और रांची, चाईबासा और फिर आएगा सिंहभूम। हम लोग देखिए कोई भी एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या होगा, एक जियोग्राफी को लेके चल रहे हैं। जैसे रांची पहले आया, रांची से हम लोग चाईबासा जाएंगे, फिर सिंहभूम आएंगे। तो सिंहभूम में कौन सा मिलेगा, कुषाण कालीन, तो रांची हो गया, इंडो सिथियन चाईबासा। अब बचा रोमन, तो रोमन कहाँ होगा, सिंहभूम। तो झारखंड में 3 ही सिक्के का साक्ष्य मिला है, जो विदेशी सिक्के का जो साक्ष्य है, या विदेशी मतलब उस टाइम जो समकालीन जो शासन व्यवस्था चल रहा था, रोमन सिक्का, ये रोमन साम्राज्य का है। रोमन साम्राज्य का है, इसका मतलब क्या चल रहा है कि झारखंड का जो व्यापार था वो रोमन राज्य से भी, साम्राज्य से भी चल रहा था। इसका इंगित तो ही कर रहा है ना, कहीं भी किसी चीज़ का सिक्का मिल रहा है, इसका मतलब उस क्षेत्र से व्यापार हो रहा है तभी मिल रहा होगा। तो झारखंड में सिक्के से संबंधित 3 ही है और तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। तो हम लोग देख लिए कि रांची जो है वो कुषाण कालीन सिक्का मिला रांची में, चाईबासा में इंडो सिथियन और सिंहभूम में रोमन साम्राज्य का। तो ये हम लोग देख लिए। अब कुछ हम लोग साहित्यिक स्रोत में आएंगे। तो मतलब जो इतना जो हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य था, पुरातात्विक साक्ष्य को हम लोग देख लिए। तो पुरातात्विक साक्ष्य देखने के बाद अभी हम लोग एक बार जो साहित्यिक स्रोत है उसको एक बार देखेंगे। साहित्यिक स्रोत में मेनली जो देसी वाला है उसको भी देखेंगे, और विदेशी वाला जो है वो सब सिर्फ जानना जरूरी था, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या होगा थोड़ा बहुत उसको भी एक बार देख लेंगे। तो ये अच्छा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा पढ़ा रहा हूँ। तो आगे हम लोग चलते हैं कि साहित्यिक स्रोत के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में जैसे हम लोग किसका पहले है, महाभारत से आते हैं। अच्छा, पहले महाभारत आता है। महाभारत से भी पहले हम लोग देखें तो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में भी इनका झारखंड का साक्ष्य मिलता है। ऋग्वेद हुआ, महाभारत, महाभारत में पुंडरिक देश कहा गया ना, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। और कहाँ पे, कबीर के ग्रंथ में साक्ष्य मिलेगा। कबीर में फिर मोहम्मद जायसी पद्मावत जो लिखे हैं, जायसी में है मोहम्मद जायसी। फिर और किन क्या है, ये सब जितना भी है उनके बारे में है। फिर जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में है। तो ये सब क्या है, साहित्यिक स्रोत है। इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या, मतलब कौन कभी कभी इम्पोर्टेंट है तो एक बार देख लेते हैं। तो एक बार चलिए देखते हैं इसको भी। इसमें हम लोग का इम्पोर्टेंट जो है उसको एक बार देख लेंगे। तो हम लोग जो ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण या महाभारत जो चर्चा किए थे, टॉलमी, फाहियान, ह्वेनसांग, ये सब किस में आएगा, ये प्राचीन कालीन में आएगा। तो इसमें क्या कहा जाता है वो सब नामकरण में एक बार हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जस्ट साहित्यिक स्रोत को बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर स्रोत में किसका क्या नाम है वो भी चर्चा करेंगे। मध्यकालीन में इम्पोर्टेंट है, इसमें कबीर, जायसी का पद्मावत, कबीर का फिर। तो ये सब हम लोग देख लिए। अब ये वाला जो है ये 2 तरीके से इम्पोर्टेंट है कि तारीख फिरोज शाही में झारखंड को क्या कहा, तारीख बंगाल में क्या कहा, शेर उल मुतखरिन में क्या लिखा है, तुजू के जहांगीरी में क्या लिखा हुआ है, और तारीख शेरशाही में क्या लिखा है, या आलमगीर नामा में क्या लिखा है, ये सब पूछता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछेगा कि तारीख फिरोज शाही जो बुक है या पुस्तक है इसका लेखक कौन है, तो कौन है, शम्स सिराज। तारीख बंगाल का लेखक जो है इसका कौन है, सलीमुल्लाह।
शेर उल मुतखारिन, इसका लेखक का नाम कौन है? गुलाम खां। फिर तुजू के जहांगीर, ये जहांगीर की आत्मकथा है। आत्मकथा है किसकी? जहांगीर की, तुजू के जहांगीर। अब्बास खां शेरवानी, ये किसके? तारीख शेरशाही है। ये अब्बास का जो शेरवानी है ये अकबर के शासनकाल में था, और अकबर ने ही इसको बोला कि अपना जो अकबर का जो दुश्मन था शेरशाह, उसके बारे में लिखवाया। कौन? अकबर ने ही। तो अब्बास खां शेरवानी, तारीख शेरशाही। उसके बाद मोहम्मद कासिम आलमगीर नामा। तो ये सब हम लोग को याद रखना है। ये झारखंड में भी पूछ सकता है और जीएस में भी पूछ सकता है। इसको याद रखने का एक तरीका है, हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि शम्स ए सिराज की बुक का नाम तारीख फिरोज शाही, या फिर सलीमुल्लाह की जो लेखक है या सलीमुल्लाह की बुक का नाम है तारीख बंगाल, गुलाम खां की बुक का नाम है शेर उल मुतखरिन। हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है शम्स ए सिराज तारीख फिरोज शाही। शम्स ए सिराज तारीख फिरोज शाही, क्या याद रखना है? शम्स ए सिराज तारीख ए फिरोज शाही, पूरा नाम एक ही लाइन में, सलीमुल्लाह तारीख बंगाल, सलीमुल्लाह तारीख बंगाल। तो इससे क्या होगा? कन्फ्यूजन नहीं होगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग को नाम बहुत याद रखना है। मध्यकालीन भारत जब जीएस पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा, तो हम लोग को डायरेक्ट एक ही लाइन में लेखक का भी नाम होगा और उस बुक का भी नाम होगा। सलीमुल्लाह तारीख बंगाल, गुलाम खां शेर उल मुतखरिन, गुलाम खां शेर उल मुतखरिन, जहांगीर नामा या जहांगीर की आत्मकथा जो जहांगीर तुजू के जहांगीरी तुजू के जहांगीरी। अब्बास खां शेरवानी तारीख शेरशाही, अब्बास खां शेरवानी तारीख शेरशाही, अब्बास खां शेरवानी तारीख शेरशाही। मोहम्मद कासिम आलमगीर नामा। तो हम लोग प्राचीन देखे, मध्यकालीन देखे, और आधुनिक में जो उस टाइम ब्रिटिश लोग आए तो सबके बारे में, तो उसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बाकी फ्रेंड लोगों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।